हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। एक बार फिर से दिन भर की बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर कनाडा में भारत के झंडे का बहुत बड़ा अपमान, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता दोस्तों। खालिस्तानी आतंकवादियों ने तलवार मारकर फाड़ा भारत का झंडा, तिरंगा। साथ ही बताएंगे, आमने सामने आई तालिबानी और पाकिस्तानी सेना, कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। जी हाँ, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति चुने जाने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी, और साथ में शी जिनपिंग ने भी क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे, एक बार फिर चर्चा में आ गई है नुपुर शर्मा। जी हाँ, चुनाव लड़ने को लेकर इस इलाके से लड़ सकती है चुनाव। बताएंगे किसके खिलाफ दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे, राज ठाकरे कभी भी हो सकते हैं एनडीए में शामिल। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत छोड़ेगा नहीं, जिसने तिरंगे का अपमान किया। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें, जहां कनाडा में भारत के झंडे का बहुत बड़ा अपमान, खालिस्तानी आतंकवादियों ने तलवार मारकर फाड़ा तिरंगा। जी हां, एशिया नेट न्यूज में छपी है खबर, आपको बता रहे कनाडा में भारत के झंडे का अपमान किया गया है। खालिस्तानी आतंकवादियों ने तलवार और खंजर मारकर तिरंगा झंडे को फाड़ दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है दोस्तों। ये घटना अल्बर्टा के कैलगरी शहर में घटी है। यहाँ भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का स्वागत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकवादी जुटे और भारत के प्रति अपमानजनक काम किया। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में खालिस्तान समर्थक जुटे। तलवारें, खंजर और खालिस्तान के झंडे लहराते हुए इन लोगों ने भारत समर्थक लोगों के साथ गाली गलौज की। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2 दर्जन खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी मौके पर जुटे थे। इनमें से कुछ के पास हथियार थे। स्थानीय पुलिस ने बीच बचाव किया। दोस्तों, आपको खालिस्तानियों द्वारा किए गए इस कृत्य का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो कार्य इन खालिस्तानियों ने किया है वो दिखाने लायक नहीं है। बहुत ही पीड़ादायक ये खबर दोस्तों कि भारत के शान तिरंगे को तलवार से काट दिया गया है। बहरहाल, क्या आपको नहीं लगता कि इन खालिस्तानियों का आतंक काफी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? लगातार इन खालिस्तानियों का भारत विरोधी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार ये भारत को निशाना बना रहे हैं, कभी भारत के लोगों पर, कभी भारत के राजनयिकों पर, कभी भारत के तिरंगे को निशाना बना रहे। ऐसे में अगर आप भी मानते कि अब इनका बहुत ज्यादा हुआ, इनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तो आप दोस्तों भारत सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? और साथ में इस तिरंगे का अपमान के लिए जवाब जरूर दीजिएगा और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा कहना मत भूलिएगा। जय हिंद। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर है, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने 5 देशों के भारतीय उच्चायोग को कर दिया है अलर्ट। आतंकी निज्जर की हत्या से खालिस्तानी समर्थक कर सकते हैं हमला। जी हाँ, ये एक और खबर है दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर, जहां इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने सतर्क करते हुए 5 देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग को चेताया है। इसके साथ ही ये भी बताया है कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी समर्थक उनकी बस्ती पर मिशन के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, और इसके साथ आशंका भी जताई है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसके लिए अगले 3 महीने तक उन्हें काफी अलर्ट मोड पर रहना होगा। एजेंसी ने यह भी कहा है कि हमले के आसार बने हुए हैं, इसीलिए अगले कुछ महीने सभी को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इंटेलिजेंस एजेंसी तैनात भारतीय राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है, और ये समस्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों एक चीज तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कनाडा की सरकार को, अमेरिका की सरकार को क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये खालिस्तानी उग्रवादी बनते जा रहे हैं, ये भारतीय लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं। वहां से उसके बावजूद भी दोस्तों अमेरिका हो या कनाडा हो, इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। आखिर क्या है इसकी इतनी बड़ी वजह कि इन खालिस्तानियों का बाल भी बांका नहीं कर पा रही अमेरिका और कनाडा की सरकार? आखिर ये खालिस्तानी आतंकवादी ऐसा कौन सा फायदा इन देशों को पहुंचा रही है, जो इन पर एक्शन तो छोड़िए सख्ती से डांट भी नहीं पा रही है वहां की सरकार? इसमें आपकी राय तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां आमने सामने आई तालिबानी और पाकिस्तानी सेना, कभी भी शुरू हो सकता है महायुद्ध। जी हां, पाकिस्तानी वायुसेना ने सोमवार यानी 18 मार्च को की सुबह अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। पड़ोसी देश की ओर से अपनी जमीन पर किए गए एयर स्ट्राइक से तालिबान सरकार काफी नाराज है। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। हाल ये है कि तालिबान सरकार ने काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब कर लिया है। जी हाँ, अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने अपनी जमीन पर हुई कथित हवाई हमलों के लिए काबुल में पाकिस्तानी प्रभारी को तलब कर लिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। दोनों देशों के बीच चल रहे उठापटक के बीच डूरंड लाइन के पास अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना पर गोले भी छोड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, तब से पाकिस्तानी सरकार पड़ोसी देशों से नाखुश चल रही है। इसकी वजह एक समय ऐसा था जब तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर नाचा करती थी। जी हाँ,
होगा। तो वहीं दोस्तों भड़कते हुए तालिबान ने क्लियर कहा है कि खुद को संभाल नहीं पाओगे अगर हमने अटैक किया तो। जी हाँ, चेतावनी दी कि अपनी खुद की समस्याओं और हिंसक घटनाओं पर काबू नहीं कर पा रहे हो तो तालिबान को जिम्मेदार ठहराना बंद करो, ऐसे परिणाम भुगतने होंगे कि पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा दोस्तों कि तालिबान भी इसका बदला अवश्य लेगा और कहीं ना कहीं रिटेलिएट जरूर करेगा अफगानिस्तान। अब देखना यह है कि इनके बीच में क्या बातचीत होती है, मतलब मसला बातचीत से हल होता है या फिर अफगानिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वार करेगा दोस्तों तो क्या मुनीर की सेना जीत पाएगी मुजाहिदीनों से जंग? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पीएम मोदी ने पुतिन को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। बता दें शी जिनपिंग ने क्या कहा, दरअसल रशिया में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूसी राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें करीब 88% वोटों के साथ चुनाव में जीत मिली है। अगर वे इस बार का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वे रशिया के 200 सालों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बन जाएंगे। पुतिन के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें साथी देशों की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसी क्रम में भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सोमवार को पुतिन को अगले 6 साल के लिए फिर से रूसी राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा है कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर व्लादिमीर पुतिन को हार्दिक बधाई। आने वाले वर्षों में भारत और रशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूँ। तो वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी व्लादिमीर पुतिन को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। शी जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि हाल के वर्षों में रूसी लोगों ने एकजुट होकर चुनौतियों पर काबू पाया है और राष्ट्रीय विकास व पुनरुद्धार की राह पर लगातार प्रगति की है। आपका पुनः निर्वाचन पूरी तरह से आपके प्रति रूसी लोगों के समर्थन को दर्शाता है। मेरा मानना है कि आपके नेतृत्व में रशिया राष्ट्रीय विकास और निर्माण में अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकेगा। जी हाँ, साथ ही साथ अगली और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार भारत आएंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा। क्या यूक्रेन में शांति करा पाएगा अपना भारत? रूसी हमले के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा इस महीने के अंत में भारत आ सकते हैं। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेनी विदेश मंत्री भारत आएंगे। इस मामले से परिचित लोगों ने मीडिया को बताया कि वे शांति शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन की पैरवी की उम्मीद लेकर भारत आ रहे हैं। दिमित्री कुलेबा की इस छोटी सी यात्रा के दौरान उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इस दौरान वे अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर जी के साथ भारत यूक्रेन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक की सह अध्यक्षता भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसे में सबसे बड़ा दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत यूक्रेन में शांति करा पाएगा? क्या लगता है दोस्तों? आपको अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर सवाल से बौखलाया चाइना, भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। जी हाँ, नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिए गए कर्ज के सवाल पर चीन ने जमकर जहर उगला है। नेपाल में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने नेपाली लोगों की चिंता का ठीकरा भारत पर फोड़ा है। दूतावास ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि नेपाल को चीनी कर्ज के जाल में फंसाने का दावा दोनों देशों के बीच सहयोग को बाधित करने और खतरे में डालने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा है। प्रवक्ता ने पोखरा हवाई अड्डे की सफलता को लेकर उसमें जमकर डींगे भी हाँकी है, जबकि सच्चाई ये है कि हवाई अड्डे के ऑपरेशनल होने के 1 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी यहाँ कायदे से एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं उतरी है। सिर्फ चीन सहित 2-4 चार्टेड फ्लाइट और 2 बाढ़ राहत सामग्री से भरे चीनी विमानों की लैंडिंग हुई है। दोस्तों, चीनी दूतावास से सवाल पूछा गया था कि क्या पोखरा हवाई अड्डे से नेपाल के लिए कर्ज की समस्याएं पैदा होने की संभावना है। तर्क दिया गया कि इस हवाई अड्डे पर कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं आ रही है। इस कारण नेपाल में लोगों की चिंता है कि उनका देश हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन के दिए गए कर्ज को चुकाने में चूक कर देगा। इस पर चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन नेपाल सहयोग में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है और नेपाल में राष्ट्रीय सम्मान की परियोजना के रूप में इसकी सराहना की जाती है। ये पोखरा के लोगों को आधी सदी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मालिक होने के उनके सपने को साकार करने में मदद करती है। जी हाँ, अब ऐसे में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने नेपाली लोगों की इस चिंता का ठीकरा जो भारत पर फोड़ा है दोस्तों, वाकई में ये दिखाता है कि चाइना अपने मिशन में फेल हो गया और इससे पहले कि नेपाल कुछ समझ पाए भारत पर ही ठीकरा फोड़ डाला इस चाइना ने। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नेपाल से ही जुड़ी खबर, जहां नेपाल में भारत बनाम चाइना ड्रैगन का मोहरा बने ओली प्रचंड ने काठमांडू को बनाया है क्या जंग का मैदान। दरअसल नेपाल में एक चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रम ने इस हिमालयी देश को चीन के करीब कर दिया है। इससे भारत की मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले हफ्ते नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़कर चीन के कट्टर समर्थक केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के साथ गठबंधन कर लिया था। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब नेपाली विदेश मंत्री कुछ हफ्ते पहले ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की थी। हालांकि नेपाल में घटनाक्रम से अटकलें तेज हो गई है कि भारत चीन विवाद में नेपाल बुरी तरह से फंसने वाला है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन पर भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि पर्यवेक्षकों का कहना है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए एक क्लियर झटके के रूप में है, क्योंकि नए गठबंधन में कई
कई छोटी वामपंथी पार्टियां भी शामिल है। इसके विपरीत चीन ने तुरंत नए गठबंधन को बधाई दी और मजबूत संबंधों का आह्वान किया, क्योंकि आप सभी अच्छे से ही जानते हैं, लेकिन भारत ने कोई बधाई संदेश नहीं दिया है। दोस्तों, इससे क्लियर हो सकता है कि भारत समझ चुका है कि नेपाल में अब जो सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी चाल जरूर चलेगी। नेक्स्ट खबर बता दें, ऋषि सुनक की नेतागिरी से कंजरवेटिव पार्टी में मच गया बवाल, अंदरूनी कलह से यूनाइटेड किंगडम चुनाव में हो सकता है सुपड़ा साफ। बता दें, यूनाइटेड किंगडम में इस साल अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी अंदरूनी कलह में फंस गई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सुनक की लीडरशिप को लेकर कंजरवेटिव पार्टी में भारी असंतोष है और इस राजनीतिक उथल पुथल की वजह से पहले से ही जनता की नाराजगी झेल रही कंजरवेटिव पार्टी को चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ब्रिटेन के एक मंत्री रविवार को अपनी पार्टी के नेता ऋषि सुनक का मजबूती से बचाव करने की कोशिश की है, क्योंकि ऋषि सुनक ने 2 मई को आम चुनाव करवाने से इनकार कर दिया है और अब तय समय पर अक्टूबर महीने में ही चुनाव होंगे। पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मई महीने में चुनाव करवाने पर पार्टी विचार कर रही है, लेकिन ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनाव में जाने से इनकार कर दिया है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हैदर टैंक इंजन और चेसिस की परेशानी तो दूर, फायरिंग भी सटीक नहीं। जी हां, पाकिस्तान ने चीन की मदद से एक नया टैंक बनाया है। इस टैंक का नाम हैदर रखा गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के तक्षशिला शहर में हैवी इंडस्ट्री तक्षशिला का दौरा कर हैदर टैंक को देश को समर्पित किया था। तब पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि यह टैंक रक्षा के क्षेत्र में देश के स्वदेशीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हैदर टैंक पाकिस्तान का मुख्य युद्धक टैंक होगा, लेकिन चीन के नोरिनको यानी उत्तर उद्योग निगम और पाकिस्तान के बीच सहयोग से बना टैंक पहले ही फील्ड ट्रायल में फेल हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान घरेलू स्तर पर यह प्रचार कर रहा है कि नए हैदर टैंकों में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान अभी भी अधिकांश घटकों को आयात करने के लिए चीन के नोरिनको पर बहुत अधिक निर्भर है और हर कोई जानता है कि चाइना का माल चाइना का ही होता है और यही वजह है कि चीनी टैंकों से टेंशन में है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पुर्जे एक तो मिल नहीं रहे और दूसरी बात जो मटेरियल लगा भी है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगली खबर बता दें, क्या है सेमीकंडक्टर चिप जिसके लिए चीन चाहता है ताइवान पर कब्जा, बीच मैदान भारत मारेगा बाजी। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप और चीन ताइवान तनाव के बारे में आपने अक्सर समाचार में सुना होगा। सेमीकंडक्टर चिप की वजह से अक्सर आपने वाहनों की डिलीवरी लेट होने की भी खबर सुनी होगी कि गाड़ियां टाइम पर नहीं मिल पा रही है शोरूम में। वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा ताइवान की हवाई सीमा में अपने फाइटर प्लेन भेजने की भी खबर कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों ही खबरों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशन है और चीन सेमीकंडक्टर चिप की वजह से ही ताइवान पर कब्जा भी करना चाहता है। चीन की इसी चाल को समझते हुए अब भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए कमर कस ली है और भारत जल्द ही इसके प्रोडक्शन में सरताज बनने वाला है। अगर आप सेमीकंडक्टर चिप और चीन ताइवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो यहाँ हम आपको दोनों के बारे में बता रहे हैं। ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है। ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्व और दक्षिणी चीन सागर के जंक्शन पर स्थित है। ताइवान के उत्तर पूर्व में पूर्वी चीन सागर है। इसके उत्तर पूर्व में रयूक द्वीप यानी कि जापान का सबसे दक्षिणी भाग है, जिसको रयूकू द्वीप भी कहते हैं। अब आते हैं चीन के ताइवान पर कब्जा करने की बात पर। दरअसल ताइवान दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन करने वाला देश है। इस देश में चीन से ज्यादा जापान का प्रभाव है। वहीं चीन दावा करता है कि ताइवान किसी समय पर उसका हिस्सा हुआ करता था, इसलिए आज भी ताइवान उसका ही हिस्सा है। तो वहीं अब भारत की बात करते हैं, जहां भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रख दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की माने तो भारत अगले 5 साल में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बन जाएगा। आपको बता दें, सेमीकंडक्टर बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर अन्य देश की तलाश में है और उनके लिए भारत सबसे बड़ा ऑप्शन है। दोस्तों, अब आप ये मान लीजिए कि उधर से जापान ताइवान के साथ तो लेन देन कर ही रहा है सेमीकंडक्टर पर और इधर ताइवान से भारत भी लेन देन शुरू कर देगा और वहीं कंपनियां उठकर भारत भी आएंगी, जहां पर भारत में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा और चाइना हाथ मलता रह जाएगा। ऐसे में भारत की विदेश नीति पर, कूटनीति पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने रशिया को भेजे युद्ध सामग्री के 7,000 कंटेनर यूक्रेन में होगा इस्तेमाल। जी हां, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने पिछले साल से रशिया को युद्ध सामग्री और अन्य सैन्य उपकरणों से भरे लगभग 7,000 कंटेनर भेजे हैं। रक्षा मंत्री शिन वोक सिक ने सोमवार को यह दावा करते हुए कहा है कि ये सैन्य साजो सामान रशिया की यूक्रेन में जारी युद्ध में बढ़त सुनिश्चित करने के लिए भेजे गए हैं। शिन वोक सिक ने सियोल में एक संवाददाता सम्मेलन में अपना आकलन साझा करने से कुछ घंटे पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा कि उत्तर कोरिया ने उनके पूर्वी जल क्षेत्र में कम दूरी की कई बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अगली खबर बता दें, अब खुद को सुरक्षित करना है। विक्ट्री स्पीच में व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि होने लगी जमकर चर्चा। दरअसल पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में 88% वोट मिलने के बाद पुतिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद गदगद हो उठे और उन्होंने गदगद होते हुए विक्ट्री स्पीच में कहा कि यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध जारी रहेगा। इस बीच पुतिन ने एक और बात कही जिसने दुनिया का ध्यान खींच डाला। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि रशिया अपनी सीमाओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है, खासकर यूक्रेन के साथ लगी सीमाओं पर बफर जोन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट खबर बता दें, सीडीएस अनिल चौहान ने गिनाए योजना के फायदे, कहा अग्निवीर से सेना और देश दोनों होंगे मजबूत। जी हां, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ 2022 में आई थी। कई लोगों ने खासकर युवाओं में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, तो वहीं एक वर्ग योजना की आलोचना कर रहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार इस योजना की आलोचना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम के खिलाफ आवाजें सेना के बाहर से उठ रही हैं। अनिल चौहान ने कहा कि अग्निवीरों का इस्तेमाल किसे करना है, कमांडिंग ऑफिसरों को, क्या उनमें किसी तरह का कोई मतभेद है? वे लोग तो काफी खुश हैं क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर अब अपनी यूनिट में उन लोगों को चुन सकते हैं जिनके साथ वे काम करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर क्या ही होगा। साथ ही साथ बता दें खबर, इटली ने चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगाया $11 मिलियन का जुर्माना। जी हां, इटली की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने युवा या कमजोर उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित रूप से हानिकारक सामग्री पर अपर्याप्त जांच के लिए सोशल मीडिया दिग्गज टिकटॉक की 3 इकाइयों पर 10 मिलियन यूरो यानी करीब $11 मिलियन का जुर्माना लगाया है। चीनी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाली टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों पर कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के नियामक का दबाव है। साथ ही साथ आपको बता दें, असम में 1.5 करोड़ लोग सीएए के तहत करेंगे क्या आवेदन। हिमंत शर्मा ने इन आंकड़ों पर क्या कहा बता दें। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में सीएए तहत 3 से 5 लाख लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। शर्मा ने जोर देते हुए कहा है कि आवेदन करने वाले लोगों में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जिन्हें अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी से बाहर रखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि 7 लाख मुसलमानों और 5 लाख हिंदू बंगालियों सहित अन्य को एनआरसी सूची से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ और 3 करोड़ 40 लाख आवेदकों में से 19 लाख को बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, बहुत बड़ी जानकारी एक बार फिर चर्चा में आई। नुपुर शर्मा रायबरेली से चुनाव लोकसभा में उतार सकती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ चुकी है ये चुनाव। जी हाँ, पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा एक बार फिर चर्चा में। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नुपुर शर्मा को रायबरेली से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। इस बीच सोमवार को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक में ओडिशा, उत्तर प्रदेश की 25 सीटों और हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी बीच पेशे से वकील नुपुर शर्मा 2015 में पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उन्हें बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट देकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। हालांकि वो 31,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई थी। एक टीवी शो के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दे दिया था। उनके इस बयान के बाद ही कानपुर में हिंसा भड़क गई। इस मामले में विवाद बढ़ता चला गया। विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया था। तो वहीं अब बड़ी खबर आ रही है कि रायबरेली से नुपुर शर्मा को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल दोस्तों, नुपुर शर्मा को क्या चुनाव में उतारना चाहिए, अब आपका कमेंट जरूर आना चाहिए इस मुद्दे पर। जो लोग नुपुर शर्मा जी को लेकर पहले भी कह रहे थे कि उनसे जुड़ी हुई खबरें डालने के लिए, तो दोस्तों पहली और बड़ी खबर निकलकर सामने ही उनको लेकर इस पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और क्या रायबरेली सही है उनके लिए या कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहिए, दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। और जब नुपुर शर्मा की बात आई है तो गिल्ट बिल्डर्स का भी कहीं ना कहीं आजकल में बयान जरूर आएगा, वो भी आपको बताएंगे। अगली खबर बता दें, एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। बीजेपी नेताओं से बातचीत के लिए पहुंचे दिल्ली। जी हां, महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी मन से एनडीए में शामिल हो सकती है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में बातचीत चल रही है। राज ठाकरे बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे कम से कम 2 सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं मनसे के टिकट पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े क्योंकि इससे उनकी पार्टी को मान्यता मिलेगी। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि राज ठाकरे के उम्मीदवार कमल चुनाव पर चिन्ह लड़े। बीजेपी का तर्क है इससे फायदा होगा। राज ठाकरे ने इंडिया से कहा कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, इसीलिए आया हूँ। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में भाजपा शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गठबंधन के साथ जुड़ने की संभावना है। ऐसे में वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोस्तों असली खेला होना बाकी है। जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। बता दें, दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद है। वो अपनी पार्टी एमएनएस के लिए 2 सीटों दक्षिण मुंबई और शिरडी की मांग कर रहे हैं। अगली खबर बता दें, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी जी ने किया बहुत बड़ा रोड शो। एक झलक पाने के लिए उमड़ा जन सैलाब। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो किया। उन्होंने करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसमें पीएम मोदी जी को 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान पीएम मोदी जी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारे जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो में लाखों की संख्या में लोग जुटे दिखाई दिए। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। फूलों की बारिश कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हजारों लोगों ने अपने घरों की छतों और बालकनी में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को देखा। रोड शो के रास्ते को भाजपा के झंडों से पाट दिया गया था। सभी लोग पीएम को देख सके, इसके लिए उनकी गाड़ी को धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाया गया। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, पीएमके ने किया बीजेपी के साथ गठबंधन का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, तमिलनाडु में पीएमके ने बीजेपी से गठबंधन का बड़ा ऐलान कर दिया है। पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके ने कई दिनों के सस्पेंस के बाद सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। पीएम के महासचिव वदिवेल रावनन ने कहा कि पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ चुनावी संबंध मजबूत करेगी और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा पीएम के संस्थापक डॉक्टर एस रामदास करेंगे। नरेंद्र मोदी का कोयम्बटूर रोड शो वन्यार समुदाय के प्रभुत्व वाले पीएम की घोषणा के साथ मेल खाता था। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार का लोकसभा का झुकाव किसकी तरफ है, कौन सी पार्टी की तरफ, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नीतीश अब बड़े भाई नहीं है क्या ऐसा है? जेडीयू से ज्यादा सीट पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या पाला बदलने घटा दिया कद? दरअसल बिहार में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है। इसमें भाजपा को 17 और जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। अगर जेडीयू के अस्तित्व में आने के बाद से बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भाजपा की सीट जेडीयू से कम है। गौरतलब है कि कभी भाजपा के लिए नीतीश बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे। 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भाजपा ने ज्यादा सीटें देकर इसे जाहिर किया था, लेकिन 2024 तक आते आते कहानी बदल चुकी है। कहा यह जा रहा है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदल किया है उसने उनका कद घटा दिया है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर दोस्तों, अवश्य बताइएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, एक सीट की जिद और एनडीए से आउट हो गए पशुपति पारस। चिराग को क्यों मिली ज्यादा तवज्जो, आपको बता दें, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कहां से लड़ेगा आखिरकार तय हो ही गया। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद सोमवार को बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर ही दिया। ऐसे में आपको बता दें, सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे। 2019 में पशुपति पारस यहां से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। जी हां, यही वजह है कि चिराग को ज्यादा तवज्जो दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनडीए से झटका मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से दे सकते हैं पशुपति पारस इस्तीफा। जी हां, वे आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। पशुपति पारस ने आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इसमें वे आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। हो सकता है वो इस्तीफा भी दे दें। अगली खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। डूंगरूपुर केस में आया फैसला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें डूंगरूपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा तथा 5 लाख जुर्माना व धारा 427 में 2 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना और धारा 504, 506 में 2 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।